जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पो ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों मैं निप्पू चौरसिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ पीछे हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो ये सारी संख्याएं की जो भी श्रृंखला है, इस सारी श्रृंखलाएं एक एक करके इनके बारे में हम लोग समझेंगे और उदाहरण के साथ इसको हम लोग आसानी से सीखेंगे और समझेंगे नंबर सिस्टम आखिर क्या होता है। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद दिलाता हूं आपको इस संख्याएं के बारे में यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरी संख्याएं के बारे में आपको आसानी से समझ आएगी और आसानी से आप सीख लेंगे। तो वीडियो में बने रहें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी कि सम्मिश्र संख्या से आखिर हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या होता है होता क्या है। तो सम्मिश्र संख्या जो होता है ना, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या है जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलने से बना होता है। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से बना होता है, उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारा वास्तविक संख्या होता है, एक हमारा काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो वास्तव में हो, यानी कि इसके नाम से पहले हम जानेंगे वैसी संख्या। इसका इंग्लिशी नाम है, अंग्रेजी नाम है रियल नंबर, यानी कि रियल में, यानी कि वैसी संख्या है जो एक संख्या रेखा पे निश्चित हो, जिसे हम संख्या रेखा पे देख सकें। उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक है, इधर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फॉर्म, इधर हमारा होता है निगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो संख्या रेखा पे जो भी है, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक, यानी कि इस संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं हमको हम देख पा रहे हैं, जो भी संख्याएं को हम लिख पाएंगे, वो सारी संख्याएं क्या हमारी वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तव में वो संख्या है जिन्हें हम देख पाए, जिन्हें हम लिख पाए, जिन्हें हम समझ पाए, वो सारी संख्या हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। अब आइए हम समझते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर वैसी संख्या है जिसे हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं कि आखिर वो मेरा होगा। मान लीजिए कि हमने कल्पना किया कि ऐश्वर्या राय हमारी गर्लफ्रेंड है, तो ऐश्वर्या राय हमारी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं कि हमारी वो गर्लफ्रेंड होगी। तो वो क्या है, हमारी एक तरह से वो इमेजिनरी हो गया। हमने दिमाग में उसको इमेजिंग किया, सिर्फ और सिर्फ इमेजिंग, वो रियल में है नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारी काल्पनिक चीज़ें हो जाएगी। अब काल्पनिक चीज़ों को कैसे हम पहचानते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के अगर रूट अंडर में दिया हो, करणी में दिया हो, रूट अंडर का अंदर अगर माइनस का सिंबल हो, अगर माइनस मान लीजिए 5 दे रखा हो, रूट अंडर -8 दे रखा हो, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से सूचित करते हैं। आयोटा यानी कि आई के ऊपर आई होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, इसको हम लोग आयोटा से पढ़ते हैं, यानी कि कहीं भी अगर संख्या दे रखा हो, मान लीजिए कि 5 आयोटा। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये हमारे लिए क्या है, काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। अगर कहीं भी संख्या दे रखा हो कि 5 के साथ 10 के साथ अगर आई दे रखा हो, तो सारी संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, यानी कि काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो समझ गए काल्पनिक संख्या क्या होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे शांत। अब हमारी वास्तविक संख्या में हमारी एक संख्या होती है शांत और दूसरी संख्या होती है अशांत। इसमें भी दो तरह की संख्याएं होती है, एक शांत संख्या है, एक अशांत संख्या है। एक शांत संख्या को हम टर्मिनेट नंबर बोलते हैं, अशांत संख्या को हम नॉन टर्मिनेट नंबर बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि शांत संख्या क्या होता है, यानी कि टर्मिनेट नंबर होता क्या है। तो शांत संख्या का डिफिनेशन समझेंगे, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि किसी संख्या में, किसी भिन्न संख्या में हम भागा देने पे उसका शेषफल 0 हो जाए, उसका दशमलव प्रसार शांत हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे, यानी कि टर्मिनेट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, मान लीजिए 1/2 है। अगर 1/2 है तो हम अगर कह रहा हो भागा देने के लिए, एक में हम अगर 2 से भागा देते हैं तो दशमलव हम देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 कट जाएगा। अब ठीक है, शेषफल 0 हो गया, यानी कि ये 0.5 इसको लिख सकते हैं, तो 0.5 लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार यहाँ देखिए ना शांत है, तो क्या है, ये हमारे लिए एक
शांत संख्या है यानी कि टर्मिनेट नंबर है। अगर ऐसे ही हम देख लें 4/5 को, अगर हम 4/5 को देखते हैं, अगर हम 4 में भागा देते हैं 5 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देंगे दशमलव, 4 में 5 से भागा देना है, 4 में हम क्या देंगे, 5 से हम भागा देंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, ठीक है, लिख देंगे, फिर दशमलव यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, अब दशमलव देके हम क्या देंगे, 0 दे देंगे, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2, 0 दे देंगे, 4 पचे 20, कट जाएगा, यानी हमारा शेषफल क्या होगा 0 हो गया। अब ये दशमलव का जो प्रसार है 1.25, अब इसके आगे तो कोई संख्या आ नहीं रही, यानी कि ये क्या है, दशमलव प्रसार ये शांत है, तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी शांत संख्या हो जाएगी, यानी कि हमारे एक टर्मिनेट नंबर हो जाएगा। इसको अगर ऐसी संख्या दे रखा हो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे, यानी कि टर्मिनेट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेट नंबर समझ गए। अब आइए हम समझते हैं अशांत संख्या क्या होता है। अशांत संख्या का डिफिनेशन समझेंगे, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। यहाँ पे दशमलव प्रसार देखे तो अभी शांत हो जा रहा था, यानी कि उसका शेषफल 0 हो जा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर किसी भी भिन्न संख्या में हम भागा देते हैं तो उसका शेषफल कभी 0 नहीं होता, उस संख्या में भागा देते रह जाएंगे, कितनों भी देंगे वो संख्याएं हम कभी भी उसका शेषफल 0 नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, उस कंडीशन में उसका अशांत संख्या कहेंगे, उसको नॉन टर्मिनेट नंबर कहेंगे। अब आइए हम नॉन टर्मिनेट को हम जानते हैं। नॉन टर्मिनेट जो होता है अशांत संख्या, वो दो तरह का होता है, एक आवृत्ति संख्या है और एक अनावृत्ति संख्या है, यानी कि एक रिपीटिंग नंबर और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आवृत्ति संख्या जो होती है, आखिर आवृत्ति संख्या होती क्या है। तो आवृत्ति संख्या का डिफिनेशन है वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत हो और दशमलव प्रसार एक निश्चित फॉर्म में आता हो, यानी कि उसका दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या में आता हो, एक संख्या के बाद वो संख्या रिपीट करने लगता हो, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि आवृत्ति संख्या कहेंगे, यानी कि रिपीटिंग नंबर कहेंगे। इसके नामों से हम पहचानेंगे, यहाँ पे एक रिपीटिंग नंबर, यानी कि इसका नाम भी है रिपीटिंग नंबर, यानी कि दशमलव प्रसार जो उसका होगा ना वो रिपीट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर आइए हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 5/3 है, अगर हमें कह रहा हो कि 5 में भागा दीजिए 3 से, ठीक है, अगर हम भागा देंगे तो 3 एकम 3, घटेगा 2, दशमलव 0 दे देंगे, 3 छक्के 18, ठीक है, घटेगा 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 3 छक्के 18, फिर घटेगा 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 3 छक्के 18, फिर घटेंगे 2 बटेगा 0 देंगे, 3 छक्के 18। अब देखिए ना 6 6 6, यानी कि इसको भागा देते जाएंगे अनंत बार, कितना भी बार भागा देंगे तो ये संख्या है हमेशा इधर की ओर 6 6 6 ही आएगा और ये हमेशा कभी 0 नहीं होगा। तो ये संख्या एक तरह से हमारा अशांत संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन ये एक संख्या रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 ही केवल आ रहा है, इस दूसरी संख्या इसमें आ नहीं सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्ति संख्या, यानी कि रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अगर इस तरह से फॉर्म में कोई संख्या आती हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो आवृत्ति संख्या हो जाएगी, वो हमारे लिए एक रिपीटिंग नंबर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये जो भी संख्या होती है वो हमारी, ये जैसे 22/7 को हम भाग कर देख कर देखेंगे तो वो भी जितना भी दशमलव प्रसार उसका आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वो एक रिपीटिंग फॉर्म में आएगा, यानी कि वो संख्या कहीं ना कहीं जाके एक रिपीट करेगा, ठीक है। तो सारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आवृत्ति संख्या हो जाएगी, यानी कि रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। और रिपीटिंग नंबर पहचानने का एक तरीका है, एक तरीका ये है, अगर नीचे अगर बट्टा में कभी भी किसी भिन्न संख्या के हर में, यानी कि बट्टा में अगर 3 7 और 11 ये 3 चीजें अगर दे रखा हो तो हमेशा वो पहचान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो एक आवृत्ति संख्या है, यानी कि वो एक अशांत संख्या है, उसका दशमलव प्रसार कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, हमेशा आगे जाने पर दशमलव उसका प्रसार रिपीट करेगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल एक हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए कि 8 में अगर हम 3 से भागा देते हैं, अगर 8 में हमारा 3 से अगर भागा देना हो तो 3 दूनी 6, ठीक है, घटा 2, दशमलव देके हम 0 लिख देंगे, 3 छक्के 18 बटा 2, घटेगा तो कितना बचेगा 2, और फिर 0 दे देंगे, 3 छक्के 18, फिर घटेगा तो कितना 2, फिर 0 देंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 दे देंगे, 0 दे दें 2 बचेगा तो 0 दे देंगे, 3 छक्के 18, मतलब ये फिर 2 बचा, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 6 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 6 आएगा।
तो ये संख्या जो है ना 2 दशमलव के बाद से हमेशा 6 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सारी संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक आवर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी संख्या दे रखा हो तो हम उसको समझ लेंगे कि हमारे लिए एक आवर्ती संख्या है, यानी कि रिपीटिंग नंबर है। अब आइए हम आगे सीखते हैं कि अनावर्ती संख्या क्या होता है। जो हमारे अशांत संख्या था उसका दो प्रकार था। एक शांत संख्या थी, एक आवर्ती संख्या, एक अनावर्ती संख्या, एक रिपीटिंग नंबर, एक नॉन रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर को हम समझ गए कि अगर दशमलव प्रसार उसका रिपीट कर रहा हो तो हम समझ लेंगे वो हमारे लिए क्या है, आवर्ती संख्या है। अब इसको समझते हैं अनावर्ती संख्या क्या होता है। वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, इसका डिफिनीशन ही है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और उसका दशमलव प्रसार एक निश्चित फॉर्म में नहीं हो, यानी कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा एक निश्चित फॉर्म में नहीं हो, एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी उसके मालूम नहीं हो, उसको वैल्यू पता नहीं हो, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, आवर्ती संख्या कहेंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। अगर रूट अंडर 2 की वैल्यू अगर पता करें तो रूट अंडर 2 के वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.421 डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक, यानी कि ये संख्याएं कोई पता नहीं है, एक संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी उससे कोई वैल्यू उसकी पता नहीं हो, वो सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारे लिए, यानी कि आवर्ती संख्या। मान लीजिए 0.14562 4 6 8 ऐसी संख्या को दे रखा हो, ऐसे दे रखा डॉट डॉट करके, तो ये सारी संख्या क्या पता है एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन सी आ रही है, नहीं हमें मालूम चल पा रहा है ये संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन सी आ रही है। तो ये जब मालूम नहीं चल पा रहा है तो इस संख्याओं को हम क्या कर देंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि आवर्ती संख्या कर देंगे। ठीक है, आवर्ती संख्या कर देंगे। और एक और चीज, अगर पाई भी हमारा एक आवर्ती संख्या है, और पाई ही नहीं जितने भी मैथ के जितने भी सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल जितने होते हैं, जैसे लेमडा हो गया या ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल मास हो गया, उन सारी जितनी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उनकी फॉर्मूला जितनी होती है उसकी सिंबल जो होता है वो सारी हमारी क्या है, एक आवर्ती संख्या होता है, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। उनकी वैल्यू जो होता है एक अप्रोक्स वैल्यू होता है, उनकी निश्चित कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए वो सारी संख्या क्या होती है, एक आवर्ती संख्या होती है, यानी कि एक नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो भी हमारी आवर्ती संख्या होगा ना, यानी कि हमारा रिपीटिंग नंबर होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। वो कैसे है देखिएगा, परिमेय संख्या को पहले हम डिफिनेशन समझेंगे। परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता क्या है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि p/q के रूप में लिख सकें और q इसका नॉट जीरो हो, और q हमारा क्या हो, इसका नॉट जीरो हो। ठीक है, p/q के रूप में हो और q हमारा जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि हर उसका हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे हमारा जो भी ये संख्याएं थी 5/3, अब 5/3 को हम क्या लिख रहे थे, 1.6666 डॉट डॉट करके लिख रहे थे ना, यानी कि ये 6 के बाद मतलब अनंत तक जाते रहेगा, ये 1.666 इसका अगर हम भागा देते हैं तो 1.666 आएगा। तो ये इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1.6 पे बार। अगर संख्याएं अगर रिपीट कर रहा हो, अगर एक ही फॉर्म में रिपीट कर रहा हो तो उसके ऊपर पकड़ के हम क्या लिख देते हैं, बार, यानी एक संख्या के ऊपर अगर एक संख्या रिपीट कर रहा हो तो एक संख्या के ऊपर बार लिखते हैं। और जब भी हम बार को तोड़ते हैं तो अगर हम इसको बार को हटाएंगे तो 1.6 है तो ये 16 हो जाएगा, और 6 के ऊपर एक अंक के ऊपर बार है तो हम एक बट्टा में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जब भी हम बार को जब तोड़ते हैं, जितनी संख्याएं के ऊपर बार होता है, जितनी संख्या के ऊपर रेकड़ी होता है, उसके नीचे क्या होगा, एक उतनी संख्याएं हम 9 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पे 0.126 दे रखा हो, इसके ऊपर बार दे रखा हो, तो ये कैसे टूटेगा बार, ये देखिए 126 लिख देंगे, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तीन संख्या के ऊपर हमारा बार है तो 3 को हम क्या कर लेंगे, 3 को 9 लिख देंगे। अगर वहीं अगर 4 अंक का होता तो 4 को 9 देते हैं, 5 अंक का होता तो 5 को 9 देते हैं। ठीक है, मतलब जितनी संख्याएं के ऊपर हमारी बार होगी उतनी संख्याएं हमारे नीचे में 9 हो जाए, 9 की संख्या हम उतनी बढ़ाते जाएंगे तो हमारा बार इस तरह से टूट जाता है। अब हम देखिए ना 1.6 हमारे यहाँ पे आ रही थी आवर्ती संख्या है, 1.6 आ रही थी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/9, यानी कि बार को जब हटाएंगे तो बट्टा में 9 हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे ये हमारे लिए क्या है, एक p/q के रूप में है कि नहीं है, और जहाँ हमारा q इक्वल नॉट जीरो है, q हमारा इक्वल नॉट जीरो है, तो ये संख्या क्या है हमारे लिए एक परिमेय संख्या हो रहा है ना, यहाँ पे परिमेय संख्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये संख्या को हम क्या कह देंगे, यानी कि हम कह देंगे कि सारे जितने भी
आवृत्ति संख्या होती है, जितनी भी आवृत्ति संख्या होती है यानी कि रिपीटिंग नंबर होता है, वो सारी संख्या हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। जितनी भी हमारी रिपीटिंग नंबर होता है, जितनी भी हमारी आवृत्ति संख्या होती है, हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। उसके साथ साथ जितनी भी हमारी शांत संख्या होती है, जितनी भी टर्मिनेट नंबर होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होता है। और जितनी भी वास्तविक संख्या होता है, वो सभी संख्या क्या होता है, हमारे लिए एक परिमेय संख्या होता है। अब कैसे हम एक चीज और समझेंगे। अब मान लीजिए कि हमारी शांत संख्या कैसे परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या तो dp by q के रूप हमें चाहिए और q इक्वल नॉट 0 चाहिए। तो परिमेय संख्या हमने बोला था क्या, शांत संख्या में हमने बोला था कि सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक सभी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होगा, शांत संख्या होगा। अब क्या हम एक को हम 1/1 नहीं लिख सकते हैं, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं ना, ये p by q के रूप में है कि नहीं है। 2 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2/1, ये भी p by q के रूप में है। क्या हम 1/2 को नहीं लिख सकते हैं p by q। मान लीजिए 1/2 को हम अगर भागा भी देते हैं, अगर इसको हम डिवाइड भी करते हैं तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5। अब 0.5 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 5/10, जब दशमलव हटाएंगे नीचे बट्टा में एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 से भागा दे देंगे तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मान लीजिए कि वही संख्या अगर दे रखा हो 0.55, तो इसको हम दशमलव कैसे उड़ाएंगे, 5 लिख देंगे और जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 2 को 0 दे देंगे। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता तो बट्टा में 3 को 0 दे देते, दशमलव ऐसे टूटता है। ठीक है। तो हमारी सारी शांत संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या है। सारी आवर्ती संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। सारी वास्तविक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ गए। अब आइए हम आगे देखते हैं, आवृत्ति संख्या क्या हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जो भी हमारा कंडीशन है कि परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या यानी कि p by q के रूप में लिख सकें और q इक्वल नॉट 0 हो। ठीक है, q इक्वल नॉट 0 हो। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखेंगे √2 के जो हमारे वैल्यू था 1.43 डॉट इनफाइनाइट तक, यानी कि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा। तो क्या इसके ऊपर हम एक जैसे हम इधर 0.33 करके हम लिख रहे थे, तो 0.3 पे हम बार लिख दे रहे थे, तो क्या हम इस संख्या में के 1.432 करके बार लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें निश्चित कोई संख्या मालूम नहीं है कि ये 3 के बाद 4 होगा या 5 होगा या क्या होगा, कोई हमें पता नहीं है। तो इस संख्याओं को हम लोग नहीं लिख सकते हैं बार के ऊपर में बार बना के, या उसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सारी संख्या आवृत्ति संख्या क्या हो जाएगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या का कंडीशन होता है तो वैसी संख्या है जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सके, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो एक अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि उसका वैल्यू कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, तो हम उसे p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सभी अनावर्ती संख्याएं, सभी नॉन रिपीटिंग नंबर एक अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यानी कि सभी अनावर्ती संख्या क्या होती है, हमारा अपरिमेय संख्या होती है। और सभी वास्तविक संख्याएं, सभी शांत संख्याएं, सभी आवृत्ति संख्याएं हमारा क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सभी अशांत संख्याएं, क्या सभी अशांत संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं यहाँ पे होती है, क्योंकि हमारा अशांत संख्या वो 2 तरह का होता है, एक आवृत्ति संख्या, एक अनावृत्ति संख्या। और जो हमारी आवृत्ति संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, हमारे अनावृत्ति संख्या वो परिमेय संख्या नहीं होती है। हमारी अनावृत्ति संख्या वो एक अपरिमेय संख्या होती है, हमारी जो आवृत्ति संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए, सभी अशांत संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, सभी अशांत संख्या हमारा ना परिमेय संख्या हो सकती है ना अपरिमेय संख्या होती है। अशांत संख्या में 2 कंडीशन होता है, एक आवृत्ति, एक अनावृत्ति। आवृत्ति संख्या हमारा परिमेय होती है, अनावृत्ति संख्या हमारा अपरिमेय होती है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए हम आगे समझते हैं, जो हमारे परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या 2 तरह का होता है। अब कौन कौन सी, एक हमारा भिन्न संख्या है, दूसरा हमारा पूर्णांक संख्या है। अब भिन्न संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सके, यानी कि p by q के रूप में लिख सकें। ठीक है, उस संख्याओं को हम लोग को क्या कहेंगे, यानी कि एक भिन्न संख्या है जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकें, उस संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या। जिसके 2/3, 8/7, 5/6, 9/5
10/11, ये सारी संख्या क्या हमारी होगी, ये एक भिन्न संख्या होगी, यानी कि जिसे हम सीधा सीधा कहें कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। वो सारी संख्या हमारा क्या है, हमारी सारी संख्या क्या है, एक भिन्न संख्या हो जाएगा, यानी कि वो फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा। अब फ्रैक्शन नंबर समझ गए। अब आइए हम समझते हैं कि जो हमारे परिमेय संख्या में था एक पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजरल नंबर। इंटेजरल नंबर क्या होता है, वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक के मिलने से संग्रह से बना हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे कि इधर पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, निगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक, यहाँ हमारा 0 होता है, इधर में -1 -2 -3 -4 डॉट इन्फिनिटी तक डॉट करके, ठीक है। यानी कि इधर की संख्या जो हमारी प्लस में होगी, इधर की संख्या हमारे क्या होती है, माइनस में होती है, बीच में 0 होती है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलने से जो संग्रह बनता है, जो संख्याएं होती है, वो सारी संख्या हमारे लिए क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि इंटेजरल नंबर होता है। अगर हम कहें कि हमारे ऋणात्मक और धनात्मक के संग्रह से बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहें तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन ही है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या हो तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक संख्या हमारा समझ गए। अब पूर्णांक संख्या में दो तरह का होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। वही चीज है, यहाँ पे हम लोग धनात्मक सीख रहे थे, यहाँ पे ऋणात्मक, यानी कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो वही चीजें यहाँ पे है कि पूर्णांक संख्या में हमारा दो तरह का होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, यानी कि एक निगेटिव नंबर और दूसरा हमारा पॉजिटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर होता है कि माइनस जैसे 4 -3 -2 -1 इधर इन्फिनिटी तक ये डॉट डॉट जाता रहेगा। ये संख्या इन्फिनिटिव, यानी कि -5 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं, -7 भी, -8 भी, -10 भी, -11, ये गिनती अनंत तक चलता रहेगा। और जो हमारा धनात्मक संख्या होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा, उसी एग्जाम्पल की बात करें तो 0 से लेकर हमारी अनंत तक की संख्या हमारा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर हम समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। पॉजिटिव नंबर में हमारा 3-4 तरह का होता है, एक हमारा पूर्ण संख्या, एक हमारा प्रकृत संख्या, एक हमारा भाज्य संख्या और तीसरा चौथा अभाज्य संख्या। अब एक एक करके हम समझेंगे कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या जो होती है ना, पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसे 0 से शुरू कर और अनंत तक जाती हो, उस संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाए उस संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उस संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। जो 0 से शुरू हो वो पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू हो वो प्रकृत संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी समझेंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या दे रखा हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, कोई भी संख्या दे रखा हो, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास दे रखा हो, जैसे कि मान लीजिए 4, ठीक है। क्या 4 हमारा भाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो ये हमारा इसका भाज्य गुण, इसका गुणनखंड कितना है, 3 है। यानी कि इसका डिफिनेशन ही है भाज्य संख्या का, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल पे 6 देखते हैं, 6 हमारा 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है। तो इसमें हम देखें 1 2 3 4, इसका गुणनखंड कितना है, 4 है, यानी कि 3 से अधिक है, 3 से कम तो नहीं है। अगर 3 से कम होगा तो वो हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। यानी 3 हो या 3 से अधिक हो उसका गुणनखंड, तो हमारा क्या हो जाता है, एक भाज्य संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, अगर हमारे लिए अगर 8 पूछ दे, अगर 8 पूछ दे, क्या हमारा 8 है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो कैसे हम देखेंगे कि 8 का हम देखेंगे 8 क्या किस चीज से कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 8 से भी कर सकता है। यानी कि इसका गुणनखंड जो है वो हमारा 3 से अधिक है, यानी कि 4 है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आप उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है।
अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या का क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसे, ये सिर्फ 1 से कर सकता है और 2 से कर सकता है, इसके अलावा और किसी से कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितनी है, जो हमारा गुणनखंड है 1 और 2, यानी कि 2 संख्या है, ना 2 से कम है ना 2 से ज्यादा है, तो संख्या क्या हो गई हमारी, अभाज्य संख्या हो गई, यानी कि प्राइम नंबर होगी। जैसे कि 5 हमारा 1 से कर सकता है या तो 5 से कर सकता है। जैसे कि 7 1 से कर सकता है या तो हमारा 7 से कर सकता है। तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, एक हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, एक प्राइम नंबर हो जाएगी। यानी कि प्राइम नंबर जिसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि उस संख्या को हम कहेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर में एक चीज देखेंगे, प्राइम नंबर में आप पूछ दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, इस सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। कैसे, 2 ही एक हमारी ऐसी संख्या है अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में, अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में अगर हम देखें तो जैसे 2 हमारी होती है, 5 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, डॉट करके इनफाइनाइट तक होती है। ये सारी संख्याएं में हम अगर देखें तो हमारी जो 2 है ना, 2 वो हमारी जो ऐसी संख्या है, 2 हमारी जो है, 2 हमारी ऐसी संख्या है, 2 हमको ऐसी संख्या है जो हमारी एक भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है, बाकी सभी संख्या होगी क्या है, एक विषम संख्या होगी, यानी कि वो सारी संख्या ऑड नंबर होगी। ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो हमारी जो सम संख्या होगी। ठीक है, समझ गए। अब पूछे यहाँ पे अगर हमारा सबसे छोटी विषम संख्याओं, सबसे छोटी अभाज्य में विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में विषम संख्या हमारा 3 हो जाएगी और सम संख्या हमारा 2 हो जाएगी। सम संख्या 2 और विषम संख्या 3 हो जाएगी। यानी कि अगर पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2, और पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से। तो ठीक है, ये सारी चीजें था कि हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और हम समझेंगे यहाँ पे, क्या हम किसी भी, अब एक चीज हम समझेंगे, किसी भी अपरिमेय संख्याओं का योग, मतलब 2 भिन्न अपरिमेय संख्याओं को हम यहाँ पे कहेंगे, अगर √3 और √5, इन दो एक हम ये समझ रहे हैं कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, हमारा 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √3 और √5 एक दोनों एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं का, यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग, 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और एक चीज और हम यहाँ पे सीखेंगे, अगर 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। और दो अगर सेम संख्या का गुणनफल हो, 2 सेम अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो तो हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे चीजें समझिएगा, यहाँ पे चीज सीखने वाली है। 2 अपरिमेय संख्या अगर अलग अलग टर्म में दिया हो, यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और 2 सेम अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। आइए कैसे समझते हैं, अगर हम √3 और √5 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि √15। क्या √15 का गुणनखंड निकल सकता है, नहीं। अगर हम √3 और √3 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, √9। √3 का वर्गमूल कितना होता है, 3 हमारा तो एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना कि √3 यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल
दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, और दो सेम अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? दो अगर सेम अपरिमेय संख्या दे रखा हो तो उसको हम गुणा करते हैं तो हमारा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है उस संख्या में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो एक चीज और हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या अगर दो कोई भिन्न संख्या दे रखा हो, दो कोई संख्या दे रखा हो, तो उन संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या होती है। तो किसी भी दो भिन्न संख्याओं के बीच, मान ली 1/2 और 1/2 और 1/3, ठीक है, 1/2 और मान लीजिए 2/3, अगर इन दोनों के बीच पूछे कितनी अपरिमेय और कितनी परिमेय संख्या होगी, तो क्या कहेंगे हम कि दो भिन्न संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो भिन्न संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं हमेशा होती है। ठीक है, कैसे? अब हम मान लीजिए इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 इससे थोड़ा छोटा, 1/6 इससे छोटा, 1/7 इससे छोटा, 1/8 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। यानी कि 1/2 और 2/3 के बीच हम अगर संख्याएं लिखे तो अनंत संख्या हो जाएगी। यानी किसी भी दो भिन्न संख्याओं के बीच अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को पूछे तो हमेशा किसी भी दो भिन्न संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि नंबर यानी कि संख्याएं नंबर को हम संख्याएं के बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से सीखेंगे और अंत तक सभी चीजों को सीखेंगे बिल्कुल आसानी से। तो आइए हम देखते हैं संख्याएं होती क्या है। दरअसल संख्याएं हमारी जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हमारी संख्या है 10 जो हमारी संख्या है, ये डिजिट जो जिसको हम लोग फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं, यानी मूलभूत संख्या है। इन्हीं संख्याओं से दुनिया की सारी संख्याएं बनी हुई है। कैसे? आइए हम देखते हैं इस चीज को। इसको सबसे पहले हम जानेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल डिजिट। फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मूलभूत अंक। मूलभूत अंक यानी कि मूलभूत अंक। यही जो 9 संख्याएं हमारे हैं, इन्हीं संख्याओं से मिलकर दुनिया की सारी संख्याएं बनी होती है। बस उसमें होता क्या है, उनके स्थानीय मान को बदलकर उस संख्याएं बनाई जाती है। और इनसे जो संख्याएं बनती है, जो फंडामेंटल डिजिट से जो संख्याएं बनती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेराइव्ड नंबर। ठीक है, जो इन 10 संख्याएं हमारे पास है, जो फंडामेंटल डिजिट होती है, जो हमारे सबसे संख्याएं में जो 9-10 डिजिट संख्या है, जो फंडामेंटल डिजिट होता है, इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती है। और इनसे जो संख्याएं बनती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न संख्या यानी कि डेराइव्ड नंबर। और वो संख्या कैसे बनती है आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 26। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ये इकाई है, ये क्या है? दहाई है। इसके स्थानीय मान को बदलकर ये क्या हमारी इकाई संख्या है। ठीक है, ये हमारी क्या है? दहाई संख्या है। ठीक है, ये हमारी दहाई संख्या, ये हमारी इकाई संख्या। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? दहाई को 20 अब प्लस इकाई को 6 बराबर मिलके क्या होगा? 26। देखिए ना, इकाई संख्या 6, दहाई संख्या 20, अब मिलके बनी संख्या 26। यानी कि ये जो 20 है और ये जो 6 है, इन्हीं संख्याओं में से है 2 और 0 और 6। यानी कि इन्हीं संख्या जो 9 संख्या है, ये हमारी जो फंडामेंटल डिजिट है, इन्हीं संख्याओं से मिलकर दुनिया की कोई भी संख्याएं बनती है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न संख्या यानी कि डेराइव्ड नंबर। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 326 दे रखा हो कोई अंक। ठीक है, स्थानीय मान देखिए ना कैसे इसमें ये हमारा इकाई हो गया। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दहाई हो गया, ये हमारा हो गया सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 300 प्लस 20 प्लस 6 यानी कि मिलके क्या हो जाएगा? 326। देखिए ना, यही ना था। तो क्या ये संख्या जो है हमारा क्या है? ये हमारी संख्या क्या है? फंडामेंटल डिजिट। यानी कि इन संख्याओं से मिलकर ये बनी है, तो इनको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न संख्या।
व्युत्पन्न संख्या। और जो व्युत्पन्न संख्या से बनता है वो 3 टाइप का होता है। अब आइए हम जानते हैं कि व्युत्पन्न संख्या से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है हमारी, तो इन चीज को जानते हैं। इसको आप लोगों ने आसानी से समझ गया होगा कि जो हमारे संख्याएं का जो मूलभूत अंक होता है वो हमारे 9 होता है, 10 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। और उन वो सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं, यानी मूलभूत अंक बोलते हैं। और जो मूलभूत अंक से बन के संख्याएं बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न संख्या बोलते हैं, यानी कि डेराइव नंबर बोलते हैं। और डेराइव नंबर को बस हम स्थानीय मान को बदल के संख्याएं हम लोग बनाते हैं। और व्युत्पन्न के 3 टाइप होते हैं, 3 हिस्सा में बांटा गया है। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं कि व्युत्पन्न जो संख्या है वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे और फिर तीसरा देखेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर, यानी कि हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चौथा हमारा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या। अब आइए हम जानते हैं कि हमारा रियल नंबर क्या होता है, हमारा काल्पनिक नंबर क्या होता है, हमारा जो मिश्रित संख्या क्या होता है, यानी कि हम इस रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, और मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। इसको हम बड़े आसानी से समझेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या, सबसे पहले इसको हम जानेंगे नाम, यानी कि नामों से समझेंगे। रियल नंबर, रियल में कुछ चीजें जो हो, यानी कि रियलिटी में कुछ चीजें हो। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, सपोर्टेड ये मार्कर है, तो ये बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि ये एक मार्कर है, सच में ये मार्कर है। मान लीजिए एक घड़ी है, बिल्कुल सच में ये घड़ी है, तो ये क्या है, एक रियल है, ये एक वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक है। यानी कि वैसी संख्याएं, हम इसे डिफिनेशन में बात करें, वैसी संख्याएं जो रियल में है हो, यानी कि वो संख्या रेखा पे, उस संख्या रेखा पे उसकी पहचान कर सके, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे 0, और इसके आगे जो भी संख्या होगी पॉजिटिव, और इसके पीछे क्या होगी, निगेटिव, निगेटिव फॉर्म होती है, इधर पॉजिटिव फॉर्म होती है। कैसे, 1 0, यहाँ पे बीच में क्या होता है, 0 होता है, 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक होता है, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट करके जाएगा, और इधर भी डॉट डॉट करके जाएगा। और जो भी संख्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए कि 2, ठीक है, हमारा -4 8 10 1000 -1000, ठीक है, -1000 20 10,000 20, ठीक है। मान लीजिए कि 8 -8 10 12 1/2 1/5 2/5, ये सारी संख्याएं जो है ना, ये सारी संख्या है इस रेखा पे कहीं ना कहीं है। और कैसे, देखिए ना, 2 है, इधर 2 भी है, -4 है, माइनस वाले संख्या में है, 10 8 10 है, इधर है, ये और भी आगे डॉट डॉट तक जाएगा। यानी कि जो भी संख्या है ये -1000 भी इधर होगा कहीं ना कहीं। और 1/5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 1/5 को हम लोग भागा देके देख लेंगे, यानी कि 5 1 दशमलव 2 5 10, यानी कि 2.0 हम इसको लिख सकते हैं ना, 2.0, ठीक है, 0.2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 0.2 यानी कि इसके बीच में 1 और 10 के बीच में 10 संख्या है, 0.1 0.2 0.3 ऐसे कर करके इसमें क्या है, 10 संख्या है। तो ये भी संख्या कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा पे होगा। तो जो भी इस संख्या रेखा पे संख्याएं हो वो हमारा रियल नंबर है, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं संख्या रेखा पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। और आइए हम जानते हैं कि दूसरा कि इमेजिनरी संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है। यानी कि सपोर्ट दैट, इसका नाम समझेंगे काल्पनिक, यानी कि कल्पना किया जा रहा हो कि मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे हमने आपसे कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है ऐश्वर्या राय है,
लेकिन है नहीं रियलिटी में। वो एक तरह से कल्पना किया आपने किया कि वो हमारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो है नहीं, बस उसको इमेजिन किया जा सके। यानी कि वो वैसी संख्या है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस मन में इमेजिन करते हो, मन में कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें हो सकता है, लेकिन वो रियल में होता नहीं है। वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहते हैं। और आइए हम इस चीज को एक चीज और जानते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर संख्या होता है, कोई भी संख्या होता है, चाहे वो कोई भी संख्या, किसी भी संख्या यानी कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका वर्ग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। अब यहाँ देखिए ना, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, +16, ये भी +16। यानी कोई भी संख्या हो, या माइनस का संख्या हो या प्लस का संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जो हमारे काल्पनिक संख्या के पहचानने का तरीका है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 16, √16, ठीक है, √16। एक और चीज हम अभी बताएंगे काल्पनिक संख्या को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो √16 को हम कैसे लिख सकते हैं, +-4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दे दे यही कि -√16, अगर -√16 दे देते तो ये एक काल्पनिक संख्या है। यानी कि √16 के अंदर अगर माइनस हो तो उसकी कोई भी मूलभूत अंक संख्या, मूलभूत मतलब वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई मान नहीं होती है, उसकी कोई इसका अप्रोक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये काल्पनिक संख्या है। यानी कि इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 16 गुणे -1, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। -1 को जो हम लोग क्या लिखते हैं, -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आयोटा। यानी कि -1 को आयोटा, आयोटा को हम आई से सूचित करते हैं, इसका हम लोग नाम है आयोटा, ठीक है, आयोटा। यानी कि काल्पनिक संख्या को हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं। यानी कि आई पर आई जो होता है वो हमारा क्या होता है, आयोटा होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या होता है। यानी कि 4i हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ये काल्पनिक संख्या है। अगर हम कहीं भी देखेंगे, अगर आई के साथ जुड़ा है संख्या, मान लीजिए कि 5i, ठीक है, 10i, ठीक है, -10i, ठीक है, 102i, 1008i, ठीक है, ठीक है। जो भी संख्या साथ आई अगर जुड़ा हो, यानी आयोटा जुड़ा हो, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या हमारे क्या होती है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम इमेजिंग बस कर रहे होते हैं। यानी कि उसकी कोई अप्रोक्स वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई अप्रोक्स मान नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। और आयोटा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और कोई भी संख्या के साथ अगर आयोटा जुड़ा हो तो संख्या क्या है, सारे हमारा काल्पनिक संख्या है, हमारे इमेजिनरी नंबर है। और आइए हम जानते हैं अगला कि मिश्रित संख्या क्या होता है। मिश्रित संख्या किसे कहते हैं, मिश्रित संख्या सिंपल है, यानी कि हमारा जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, इन संख्याओं से मिलकर संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि रियल नंबर प्लस हमारा जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इन संख्याओं के संग्रह से, यानी इन संख्याओं के मिलकर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी कि मिश्रित संख्या कहते हैं। कैसे, एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 + 5 आयोटा, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है, लेकिन ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को मिश्रित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्या, ठीक है। और अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 8 आयोटा + 5, अगर इस तरह से, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए कि 8 + 7 आयोटा, अगर इस तरह आयोटा के साथ अगर आयोटा देख लेते हैं और एक रियल नंबर हो, तो हम क्या कह देंगे, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर अगर सीधा अगर आयोटा के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। अगर वो संख्या, कोई भी संख्या जो इस संख्या रेखा पर अगर दिख जाए, संख्या रेखा पे वो फिट बैठ जाए, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। और रियल नंबर का तरीका है कि हम पहचानने के, जो रियलिटी हो, जो सच में हो, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जो इसको बस हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। और अब हमारा जो रियल नंबर होता है, इनके 2 प्रकार होते हैं, ये 2 तरीकों से होते हैं, इन्हें हम आगे देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है हमारे के दो टाइप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, इन्हें मिटाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो रियल नंबर है,
यानी कि रियल नंबर, यानी कि हमारा क्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है हमारे कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या ये हमारा दो प्रकार से होता है। कौन कौन, और ये हम देखते हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशियोनल नंबर, अंग्रेजी में इसको हम कहें रेशियोनल नंबर, ठीक है। अगर इसको दूसरा की बात करें तो हम अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा अपरिमेय संख्या, अगर इसको हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं अंग्रेजी तो इरेशियोनल नंबर, यानी कि एक होता है हमारा जो रेशियोनल नंबर, दूसरा हमारा होता है इरेशियोनल नंबर। हमारे वास्तविक संख्याएं के जो दो प्रकार हैं, जो दो संख्याएं हैं, वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम जानेंगे कि हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या को सबसे पहले जानते हैं। वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वैसी संख्या है जो हम P/Q के रूप में लिख सकें, और हमारा P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, एक क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। और Q जहां हर हमेशा इक्वल नॉट जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं हो, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या बोल देंगे, परिमेय संख्याएं बोल देंगे। यानी कि जो भी संख्या है वो P/Q के रूप में हो, और जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। P और Q एक क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जहां Q इसको नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि उस संख्या का हर जो है वो हमेशा जीरो नहीं हो, कभी भी जीरो नहीं हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके, ठीक है। मान लीजिए कि 5/8, 2/7, -3, 8, 5/8, यानी कि 6/8, ठीक है। ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्या है एक परिमेय संख्या है, यानी कि P/Q के रूप में है, यानी कि एक भिन्न के रूप में है। और भिन्न हमारा इसके नीचे का जो हर है यानी Q है, ये Q हमारा जीरो के बराबर नहीं है। अगर ऐसे लिख दे 0/7, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन वहीं अगर 6/0 लिख दे तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका Q का जो वैल्यू है वो जीरो है, और यहाँ पे जो इसका कंडीशन है वो Q इसको नॉट जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो के बराबर होता है तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब तो हमें परिमेय संख्या पहचानने का तरीका समझ गए, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, जहां Q इसको नॉट जीरो, Q हमारा जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि हर हमेशा पॉजिटिव हो, यानी कि वो जीरो नहीं हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन जीरो नहीं हो, ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन जीरो नहीं हो, तो इस संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या जस्ट इसके अपोजिट होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या को हम सीधा कह सकते हैं वैसी संख्या जो हमारा परिमेय संख्या नहीं हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको हम कहेंगे वैसी संख्या, ठीक है, जो P/Q के रूप में नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, जो P/Q के रूप में नहीं हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि जो भी संख्या परिमेय नहीं होगी वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यानी कि P/Q के रूप में हम नहीं लिख सके, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, यानी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल √3, ठीक है, √2, √5, ठीक है। यानी कि एक चीज और यहाँ पर हम नोट करेंगे, एक चीज और यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, वैसी संख्या है जो एक करनी के रूप में हो, जो एक रूट अंडर के अंदर हो, जिसका अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकलता हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। यानी कि अगर रूट अंडर के अंदर कोई एक संख्या है, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं एक और चीज है, जितनी भी हमारे मैथमेटिकल सिंबल है, जो मैथमेटिकल प्रतीक है, यानी कि जो जैसे हम मान लीजिए कि पाई हो गया, ठीक है,
पाई हो गया, ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो मैथमेटिकल जितने भी सिंबल होती है वो हमारा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में नहीं हो सकता है, और वो एक रूट अंडर के अंदर जैसे अंदर होता है, वो एक करणी के रूप में होता है, ठीक है। तो इस संख्याओं में अगर करणी के रूप में है, जैसे कि मान लीजिए कि रूट अंडर 16, रूट अंडर में तो ये है लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाता है, ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो 4 हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये इसका वर्गमूल निकल रहा है, ये एक पूर्ण वर्ग है। तो जहां हमारा ये सीधा सीधा कहना था कि जो भी एक पूर्णांक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्णांक संख्या भी है, और जो भी हमारा कंडीशन था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सके और p और q हमारा पूर्णांक संख्या नहीं हो, जो मतलब इस परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट इसका परिभाषा होता है कि जो भी संख्या हो वो एक परिमेय संख्या नहीं हो और हम उसे p/q के रूप में नहीं लिख सके, और जिसका रूट अंडर हो, रूट अंडर में कोई वर्गमूल उसका नहीं निकलता हो। और लेकिन इसका हम देखेंगे रूट अंडर 3 का हमारा वैल्यू क्या होता है, 1.732, यानी कि ये डॉट कर, ये कोई अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, इसके आगे संख्या बढ़ती जाएगी, ये कोई इसका लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। तो अगर हमारा जो पूर्ण वर्ग में निकल जाता है, जैसे 16 था, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, मान लीजिए रूट अंडर 25, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। तो ये सारे हमारे संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या हम उन्हें कहेंगे जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, रूट अंडर के अंदर हो लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानने के सीधा सीधा तरीका हम समझ गए। और हमारा जो पाई है, वो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि मैथमेटिकल जो भी सिंबल है वो हमारा सभी के सभी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, उनका एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक अप्रोक्स वैल्यू मान के चलते हैं। यानी कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14, ठीक है। ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, इस कोई अप्रोक्स मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है, एक अप्रोक्स एक मान के रूप में माना गया है कि इतनी हो सकती है, ठीक है। इस पाई का वैल्यू बहुत लिमिट है, कई हजारों में इसकी संख्या है, तो ये अप्रोक्स मान लिया गया है कि इतनी है, ये कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम सीखते हैं क्या हमारा, मान लीजिए पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या क्या होता है, ठीक है। जो हमारा एक पूर्णांक संख्या होता है और भिन्न संख्या होता है, उन्हें हम कैसे देखते हैं, उन्हें हम कैसे समझते हैं। तो आइए हम उस चीज़ को हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और हमारे एक दूसरे पास वीडियो अपना शेयर करते जाएं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम कहें तो इंटेजरल नंबर, ठीक है। और दूसरा हम मान लीजिए, दूसरा हम एक और देते कि यानी कि भिन्न संख्या, अंग्रेजी में इसको हम कहें तो फ्रैक्शन नंबर, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, फ्रैक्शन नंबर। और एक हमारा क्या है, इंटेजरल नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि एक संख्या रेखा है, ठीक है, एक संख्या रेखा है जिसपे हम पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव और हम निगेटिव यानी कि निगेटिव दोनों को दर्शा सकें और साथ साथ जीरो भी, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि इसके आगे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, एक गिनती की संख्या है जो अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर माइनस की ओर हम आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट तक, इधर प्लस में जाएगा, इधर हमारा माइनस में जाएगा इनफाइनाइट तक। यानी कि वैसी संख्या जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के मिलकर संग्रह से बनी संख्याएं हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई संख्या है जैसे कि 8, ठीक है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये संख्या रेखा में है, ये 6 के बाद 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा में है। और मान लीजिए कि -8 10 -12 -1000, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो हमारे है का एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि इंटेजरल नंबर है, यानी कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, यानी कि पॉजिटिव में और निगेटिव में, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए क्या, और संख्या हम देख लेते हैं,
अगर मान लीजिए 1012 हो, 1016 हो, यानी कि कोई भी संख्या हो जो इन संख्याओं के संग्रह में हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी कि इंटेजरल नंबर बोलते हैं। और हम भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न संख्या यानी कि सबसे पहले देखेंगे ये अंश बटा हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, यानी कि कोई भी भिन्न होगा जब, तो वो अंश बटा हर के रूप में होगा। सबसे पहले कंडीशन इसका अंश बटा हर, यानी कि अगर इसको हम नाम दे दे सिंबल, तो p बटा q, यानी कि p और q, जहां p हमारा अंश हो जाएगा, हर हमारा q हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंश बटा हर के रूप में अगर कोई संख्या है, कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 22/7, 8/5, 6/7, 9/6/9, ये जितनी संख्या है क्या है, ये भिन्न संख्या, ये p बटा q के रूप में है, b बटा q के रूप में है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन नंबर है। अगर ऐसी संख्याएं दे रखा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या है, यानी कि फ्रैक्शन नंबर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। जितनी भी संख्या होगा अगर अंश बटा हर के रूप में अगर आपको दिख जाता है, तो उसको हम लोग कह देंगे ये भिन्न संख्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अगर कोई भी, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो कोई भी संख्या हो, अगर हमारा संख्या रेखा में वो दर्शाता हो, संख्या रेखा में आता हो, चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, तो सारी संख्याओं को, और जीरो भी हमारा एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि जीरो भी हमारा ये संग्रह में है, तो जितनी भी संख्याएं हैं हम उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, यानी कि इंटीजरल नंबर का कहेंगे। आइए हम आगे देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से। तो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और गिनती हम कैसे गिनते हैं, हाँ, अगर हमारे पास मान लीजिए ये 5, ये एक फिंगर है, ये हाथ है, इसमें हम गिनती कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं कहेंगे 0 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं कहेंगे। इसको हम लोग गिनेंगे 1 से, यानी कि हम लोग जितनी भी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 दो करके इनफाइनाइट, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर बोलेंगे। यानी कि गिनती की सभी संख्या हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या हमारा इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और हमारा पूर्ण वर्ग की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, होल नंबर की बात करें, तो होल नंबर यानी कि बस इसका क्या है, इस गिनती की सभी संख्याओं में अगर हमारा जीरो लग जाए, जीरो से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट करके इनफाइनाइट तक जाए अगर जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर 1 से शुरू होती है संख्या तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर 0 से वही संख्या शुरू होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम कहें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे, तो पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका यानी किसी भी संख्या का उसका पूर्ण वर्ग हो, यानी कि उसका वर्गमूल निकालने पे एक वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है। आइए एग्जांपल पे हम समझते हैं जाकर। मान लीजिए कि 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। यानी कि ये किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी संख्या का 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, 3 3, यानी कि एक 3 प्राप्त हो गया, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ये सारी संख्या क्या हमारा है, पूर्ण वर्ग संख्या है।
यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिफिनीशन ही है वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, जिसका वर्गमूल क्या हो, कंप्लीट हो, वैसे संख्या हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम जानते हैं आगे कि आखिर में पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, क्यूब नंबर। अब हम बात करें कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जिसका घनमूल कंप्लीट हो, जिसका घनमूल क्या हो, कंप्लीट हो, यानी कि एक का घनमूल अगर हम निकाले, एक का घनमूल, घन क्या होगा, एक, 3 का घनमूल 9, 3 का 3 9 27, ठीक है, 27, 4 का 4 16 16 64, 5 का 50 25 125, ठीक है, 6 का 216, 7 का ऐसे ही डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी घन का घनमूल अगर निकालने पे उसका कंप्लीट घन आ जाए तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालने पर उसका कंप्लीट वर्ग निकल जाए, वैसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अब आइए हम जानते हैं आगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे कि भाज्य संख्या क्या है, यानी कि सबसे पहले हम जान लें कि अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि अंग्रेजी में इसकी बात करें तो हम प्राइम नंबर क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। डेफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, यानी कि ना 2 से कम हो और ना 2 से ज्यादा हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, और एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि अभाज्य संख्या यानी कि 2, ठीक है, 2 यानी कि 2 क्या है, अभाज्य, इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं तो ये तो 1 से कटेगा या तो हमारा 2 से कटेगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 हमारा 1 से कटेगा या तो हमारा स्वयं 5 से कटेगा। अगर हम 7 की बात करें तो ये तो 1 से कटेगा या तो सिर्फ 7 से कटेगा। अगर हम 11 9 की बात करें तो क्या ये 9 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि देखिए ना, ये 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या है, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज्यादा हो। तो ये 2 से ज्यादा हो जा रहा है, 2 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं हो सकता है, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिफिनेशन में ही इसका है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी कि 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। अब देखिए ना, एक क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका अब 1 का 1 हो जाएगा और मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कट सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट सकता है। तो इस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ना एक हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब हम बात करें, अगर अभाज्य संख्या हमारे क्वेश्चन पूछ दे 1 से अगर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, यानी कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बताएं, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या है तो हम कैसे पहचानेंगे, इसका पहचानने का सीधा है कि हम लिख के देखेंगे, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 नहीं होगा सॉरी, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 33 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 के बाद 39 नहीं, 39 भी नहीं होगा, 39 कट जाएगा, 41 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, 41 के बाद हमारा 47 हो जाएगा। ये टोटल कितनी संख्या होती है, 15। आइए हम काउंट करके देखते हैं क्या सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक छूट रहा है, यानी कि 2 3
फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद से 29, उसके बाद 31, 37, 41 और यहाँ पे हमारा एक 43 हो जाएगा। ठीक है, 43, ठीक है, यहाँ पे एक 43 हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या 1 से लेकर अगर 50 तक की अभाज्य संख्याएं पूछे तो हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। अगर हमारा यही पूछ दे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं तो कितनी होगी? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या हम देख लेंगे। क्या हमारा मान लीजिए कि ये पहला हो जाएगा 53, फिर 59, 61, फिर 67, फिर उसके बाद से 71, उसके बाद से 73, उसके बाद 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89, उसके बाद से 89 के बाद से 97। ये टोटल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 1 2 गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टोटल संख्या क्या होती है? 10 होती है। यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की काउंटिंग बताइए तो हमारा ये कितनी होगी? 10। अगर पूछे 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या की काउंटिंग बताइए तो कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, अगर पूछे 1 से लेकर 100 तक की बताइए तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 प्लस हमारा 10 क्या हो जाएगा? 25। यानी कि हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच यानी 25 ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। और एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे, जो 2 है ना, ये 2 एक ऐसी संख्या है जो हमारी पूरी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला में एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 अभाज्य 1 से लेकर या किसी भी 1 से लेकर अनंत तक के अभाज्य संख्याओं के संग्रह में 2 ही सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है कि 2 हमारा क्या है? एक सम संख्या है और सिर्फ और एक अभाज्य संख्या है, और सिर्फ एक लौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ एक सम संख्या भी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पूछ ले, इसको हम फिलहाल मिटाते हैं। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी हमारी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ दे तो विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारा अगर सबसे छोटी सम संख्या का अभाज्य संख्या पूछे तो हम 2 कहेंगे। अगर हमारा पूछे सबसे छोटी विषम संख्या तो हम क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। ठीक है, अगर पूछ दे 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या बताइए तो 15 हो जाएगी। अगर पूछ दे 50 से लेकर हमारा 100 तक का अभाज्य संख्या है तो हमारा कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर पूछ दे टोटल 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताइए तो हमारा कितनी हो जाएगी? 25 ऐसी संख्या हो जाएगी जो हमारी 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। एक बार और अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम बता दें, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 हो, न 2 से कम हो न 2 से ज्यादा हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितनी होगी? 1 या तो स्वयं 5। अगर 7 की बात करें या इनमें से किसी की बात कर लीजिए, 13 की बात करें, 13 सिर्फ 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 19 हमारा देख लीजिए 1 से कटेगा और सिर्फ 19 कटेगा। हमारा 23 हमारा 1 से कटेगा यानी तो 23 से कटेगा। इसके अलावा किसी से नहीं कर सकता है। तो ये सारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो जिसका सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड 2 है, न 2 से कम है न 2 से ज्यादा है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या है। 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड 1 है। उसके अलावा न हमारा डिफिनेशन है न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ये रहा हमारे अभाज्य संख्या का हमारा डिफिनेशन और हमारा उदाहरण के साथ हम लोगों ने सीखा। आइए हम अब आगे सीखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो आइए हम उसको सीखते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या
ठीक है, आइए हम अंग्रेजी में इसकी बात करें, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में बात करें तो इसकी कंपोजिट नंबर, इसका डिफिनेशन है वैसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक, कम से कम 3 या 3 से अधिक हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एक बार और समझिए, वैसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 हो, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 हो और 3 से अधिक भी हो तो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा 4 हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। कैसे, 4 हमारा 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात करें, हम सीधी सीधी डेफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्याएं जो 3 अंकों से कट जाए, 3 से अधिक अंकों से कट जाए, कम से कम 3 अंकों से या 3 से अधिक अंकों से कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्याएं, फिर से एक बार, वैसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा क्या है, 9 है। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या, ये 1 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। अगर वहीं हम पूछे 7 क्या हमारा भाज्य संख्या है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और इसके अलावा और किसी से नहीं कर सकता है, तो ये एक हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसका गुणनखंड जो है 2 है। और हमारा ये डिफिनेशन ही है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो या 3 से अधिक हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमारा क्या क्या हो सकती है, भाज्य संख्या हमारा हो सकती है 4, 5 नहीं, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारी हमारी जितनी संख्या है क्या है, एक भाज्य संख्या है। इनके हम अगर इसके हम गुणनखंड निकालते हैं तो इसका 1 में भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है। ये हमारे 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। देखिए ना, अब इसकी बात कर ले तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। 12 की बात कर ले तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसलिए क्योंकि इनकी जो भी गुणनखंड आ रही है या तो 3 आ रही है या तो 3 से अधिक आ रही है। तो अगर हमारी कहीं भी संख्या दे रखा हो, अगर उसकी गुणनखंड अगर 3 आती हो या 3 से अधिक आती हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे, वो भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो हमारी 4 होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे सबसे, अगर बड़ी भाज्य संख्या कहेंगे, पूछ दे अगर, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि ये संख्या इनफाइनाइट तक है। भाज्य संख्याओं की संख्या इनफाइनाइट तक होती है। या अभाज्य संख्या अगर पूछ दे, या यहाँ भाज्य संख्या तो हमारी सबसे छोटी संख्या 4 हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या कोई पता नहीं है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो संख्या हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर अभाज्य संख्या की बात करें, अगर अभाज्य संख्या पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो उसकी भी कोई अनंत सीमा नहीं है, वो भी इनफाइनाइट तक संख्या होती है। तो ना हमारी सब बड़ी अभाज्य संख्या होती है, ना बड़ी भाज्य संख्या होती है, वो कोई संख्या उसकी प्राप्त नहीं है। तो इसलिए अगर हम उसकी पूछे तो कह देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूं आपको भाज्य संख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं आगे सीखते हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि अंग्रेजी में इसके हम नाम की बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, आइए इसके डिफिनेशन की हम बात करें, डिफिनेशन को जाने। तो डिफिनेशन इसकी है, वैसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी वैसी संख्या है जो दोनों को 1 से ही कटे, अन्यथा किसी से नहीं कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझ में आएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मान लीजिए 4 और 7 दे रखा हो, तो हम लोग देखेंगे कि 4 और 7 को क्या कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो 4 और 7 को हम लोग अगर गुणनखंड निकाले तो क्या किससे किससे कट सकता है। 4 और 7 हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, 4 और 7 भी हमारा 1 ही से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से कट सकता है, नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि हमारे ये को प्राइम नंबर है। एक और देखते हैं हम एग्जांपल, 5 और हमारा 7 दे रखा हो, अगर 5 और 7 को हम लोग काटे तो क्या ये कट सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट सकता है। ये अगर 5 से कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रहा है, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक 1 है, तो इसको ये क्या है हमारा को प्राइम नंबर। अगर वहीं हम बात कर ले 9 अगर और 6, तो 9 और 6 हमारा देखें, 9 और 6 की बात करें तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, ये भी हमारा 3 में 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा 3 से भी कट जा रहा है और यहाँ 1 से भी कट जा रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, और को प्राइम नंबर का डिफिनीशन ही है वैसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और उस जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि एक और एग्जांपल है, देखिए 13 और 11, 13 और 11 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 13 कौन कौन संख्या काट सकता है, या तो सिर्फ एक ही संख्या काटेगा, या इसको भी एक ही संख्या काटेगा, एक काटेगा, इसको भी एक काटेगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है हमारा को प्राइम नंबर है, यानी कि 100 अभाज्य संख्या है। अब 100 अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया होगा कि अगर कोई भी संख्या दो संख्याएं दे रखा हो और दोनों को सिर्फ और सिर्फ 1 काट सके, उसके अलावा कोई संख्या नहीं काटे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, 100 अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर का सम संख्या। अगर अंग्रेजी में इसकी बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं आसान भाषा में सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो सके, अर्थात वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा देने पे पूरी तरह से वो कट जाए, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या अगर जिसमें 2 से भागा लग सके या 2 से कट सके पूरी तरह से, उस संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, सम संख्या है। इसमें हमारी सारी 2 से भाग लग सकती है पूरी तरह से, ये 2 से कट सकते हैं, तो इस सारी संख्या क्या है हमारे लिए, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है अंग्रेजी में बात करें तो। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछ दे 1 से लेकर अगर 100 तक क्रमागत ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं बताएं। ठीक है, सम संख्या बताएं, तो 1 से लेकर 100 तक क्रमागत सम संख्या कितनी होगी। अब देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट करके अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक। अब हमारे यहाँ पूछ रहा है 100 तक। ठीक है, 100 तक, यानी कि 100 हमारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक। इनमें हमारे एक विषम है, दूसरा फिर एक दूसरा सम है, तीसरा विषम है, चौथा सम है, पांचवा विषम है, छठा सम है, मतलब एक के बाद एक सम है, एक विषम, एक सम है, एक विषम है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर क्रमागत सम संख्याएं पूछे तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये 100 में हम 2 से भागा दे देंगे, यानी कि हमारी 50 का हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा 100 में। ठीक है, हमारी 1 से लेकर 100 तक के क्रमागत संख्याओं में हमारी 50 सम संख्या हो जाएगी, हमारी 50 विषम संख्या हो जाएगी। अगर वहीं पूछ दे 1 से लेकर 1000 तक क्रमागत संख्याओं के सम संख्याओं के बताएं, क्रमागत सम संख्याओं के बताएं, तो क्या हो जाएगा, 1000 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हमारी 500 सम संख्या निकल जाएगी। तो ये था हमारा सम संख्या है। अब आगे हम सीखेंगे विषम संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर का किसे कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, यानी अंग्रेजी में इसको हम बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। तो वैसी संख्या है जिसमें 2 से भागा नहीं लग सके, जो 2 से नहीं कट सके, उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो सके, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हम हो जाएगा हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारी हमारी संख्या क्या है,
ये भी हमारी विषम संख्या है, इसमें 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, 2 से भाग लगाने पे पूरी तरह से नहीं कर सकता है। तो ये सारी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑड नंबर हो जाएगा। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछते हमारा कि मान लीजिए 1 से लेकर अगर 100 तक ले लगातार क्रमागत ठीक है विषम संख्या, अगर लगातार 1 से लेकर 100 तक क्रमागत विषम संख्या पूछ दे तो क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे अभी, 1 से लेकर 100 तक लगातार क्रमागत विषम सम संख्या हमारा 50 हो रहा था, और 50 हमारा सम हो रहा था, 50 हमारा विषम हो रहा था। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम 2 से भागा दे देंगे, हमारे निकल जाएगा 50 हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या। अगर दे दे यहीं 1 से लेकर 1000 तक लगातार क्रमागत विषम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या की संख्या 500 हो जाएगी। अगर यहाँ दे दे 10,000 तो हमारी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो ये सारी हमारी क्या है, विषम संख्या, जिसमें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, 2 से काट नहीं सकते हैं, 2 से भागा पूरी तरह से देने पर नहीं लग सकता है, वो संख्या है क्या हमारे विषम संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया हो। ये बिल्कुल आसान था। आइए अब हम सीखते हैं शांत से क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, अनावृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं, आवृत्ति संख्या किसे कहते हैं, अनावृत्ति संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम आगे सीखते हैं अशांत संख्या किसे कहते हैं, शांत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शांत संख्या यानी कि अगर अंग्रेजी में इसको बात करें तो टर्मिनेट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेट नंबर। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बात करें टर्मिनेट नंबर। अगर हम डिफिनीशन इसकी बात करें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा हमारा, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि वैसी किसी भिन्न संख्या जिसमें हम भागा देने पे उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि टर्मिनेट नंबर कहेंगे, यानी कि शांत संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा 1/2। ठीक है, 1/2 को हम भागा दें, 1 में हम 2 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 22 में भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और हम मान लीजिए कि अगर हमारा 4/2 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सारी संख्या क्या है, हमारे शांत संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार, इस दशमलव तो है नहीं, शांत हो जाएगा। ये इसमें दशमलव है नहीं, ये ऐसे ही शांत है। और सभी हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, वो एक शांत संख्या होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट, ये सभी प्राकृतिक संख्या है हमारी क्या होती है, एक शांत संख्या होती है। शांत संख्या कैसे होती है आइए हम जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा 1 है, 1 में हम एक नीचे एक छुपा होता है, 1 में 1 से भागा देंगे 1 ही होगा। 2 में हम अगर 1 से भागा देते हैं 2 ही होगा हमारा। ठीक है, अगर 3 में हम 1 से भागा देते हैं तो हमारा 3 होगा। तो ये सारी हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या शांत है, यानी कि हम सभी कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या हमारा एक शांत संख्या होता है, यानी कि टर्मिनेट नंबर होता है। और टर्मिनेट नंबर का कंडीशन है तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अगर दशमलव में आता हो तो उसकी दशमलव प्रसार शांत हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शांत संख्या, यानी कि टर्मिनेट नंबर। आइए हम सीखते हैं अगला कि अशांत संख्या किसे कहते हैं। और जितनी शांत संख्या है ना, जितनी शांत संख्या है, ये सभी संख्याएं हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक देखिए ना, P/Q के रूप, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = not 0 हो। ठीक है, Q = not 0। तो देखिए ना, ये हमारा 11/11 है, नीचे एक छुपा है तो P/Q के रूप में ये भी है। अगर ये 0.5 है, ठीक है, बटा हम एक छुपा है हमारा, अगर इसको हम दशमलव को तोड़ेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो यानी क्या लिखा जाएगा, ये हमारा लिखा जाएगा ना 5/10। ये भी हमारा P/Q के रूप में है, यानी कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये भी हमारा 3 जो है नीचे एक छुपा है, यानी P/Q के रूप में है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं शांत जितनी संख्या होती है हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब अगला सीखते हैं कि अशांत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अशांत संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर किसे कहते हैं, अशांत संख्या। ठीक है, अशांत संख्या यानी कि अंग्रेजी में हम इसकी बात करें तो नॉन टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन इसके सबसे पहले जान ले, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार
अशांत हो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट नंबर कहेंगे। यानी कि वैसी किसी भिन्न संख्या जिसमें हम भागा देने पर उसका दशमलव प्रसार बार बार आता हो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत संख्या कहेंगे। और अशांत संख्या हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या, ठीक है, आवर्ती संख्या, और इसको हम अंग्रेजी में बात करें, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अगर दूसरी की हम बात करें तो उसको होता है अनावृत्ति, अनावृत्ति संख्या, अनावृत्ति संख्या, ठीक है, अनावृत्ति संख्या। अंग्रेजी में इसकी हम बात करें तो नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं ये क्या होता है, आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। पहले हम अंग्रेजी के इसके वर्ड मीनिंग से समझेंगे। रिपीटिंग नंबर, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, रिपीटिंग नंबर, इसका डिफिनेशन भी है, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन उसकी दशमलव प्रसार रिपीटिंग कर रहा हो, एक संख्या के बाद दूसरी वही संख्या सेम आती हो, फिर अगला संख्या वही आती हो, यानी कि बार बार वो संख्या रिपीट कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि 0.12121212 ये 12 12 12 12 बार बार आता हो, यानी कि ऐसी संख्या रिपीट कर रहा हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्ती संख्या कहते हैं, यानी कि हम रिपीटिंग नंबर कहते हैं। अभी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी हम एग्जाम्पल अगर लेके बात करें तो मान लीजिए कि 3 हमारा 7 दे रखा हो, ठीक है, 5 हमारा 11 दे रखा हो, ठीक है, 22/7 दे रखा हो, ठीक है, 2 हमारा 3 दे रखा हो। ये सारी संख्या क्या है, हमारी आवर्ती संख्या है, हमारे क्या है, रिपीटिंग नंबर है। अब अगर भागा लेके देखते हैं, अगर हम 3 में इसी को पहला लेके देखते हैं, अगर लेके चेक करते हैं, अगर 3 में हम 7 से भागा देते हैं, 3 में 7 से भागा देते हैं तो समझ, ठीक है, 0 दे देंगे, 7 चुको 28, ठीक है, बचा हमारा कितना 2, 0 दे देंगे। अब 7 दूनी 14, ठीक है, बचा कितना 6, फिर 0 दे देंगे। 7 बटे 56, ठीक है, बचा कितना हमारा 4, 0 दे देंगे। 7 बचे 35, कितना बचा 5, 0 दे देंगे। 7 सते 49, फिर बचा कितना 1, ठीक है, 0 दे देंगे। 7 एकम 7, ठीक है, बचा कितना हमारा 3, ठीक है, 0 दे देंगे। 7 चुको 28, बचा कितना 2, फिर 0 दे देंगे। 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 0 दे देंगे। 7 बटे 56, ठीक है, बचा कितना 4। अब देखिए ना एक चीज है, 4 2 8 5 7 1, ठीक है, 4 2 8 5 7 यानी कि 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 तक ले, ठीक। अब हम देखेंगे अगला हमारा संख्या क्या रहा है, 4 2 8, 4 2 8, फिर 5 7 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 7 1, फिर अगला संख्या उसका आएगा 4 2 8 5 7 1, फिर अगला संख्या उसका आएगा 4 2 8 5 7 1, यानी कि ये जो संख्या इतनी संख्या है ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार यही संख्या आएगी। कितने बार भी भागा देते रहें तो उस संख्या क्या होगा, ये इतनी संख्या जो है ये संख्या बार बार रिपीट करेगा। यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.428571 पे रेकरिंग, यानी कि ये बार बार आ रहा है, यानी बार बार ये मतलब रिपीट कर रहा हो, तो ये सारी संख्याएं हमारा क्या है, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर का डिफिनेशन ही है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। दशमलव प्रसार तो अशांत है लेकिन वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो हमारा आवर्ती संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रिपीट कर रहा है, अगर बार बार सेम संख्या आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिपीटिंग नंबर। और सारी हमारी जो भी आवर्ती संख्या होती है वो हमारा एक तरह से परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जितनी सारी संख्या है ना रिपीटिंग नंबर में, जितनी सारी संख्या है वो हमारा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब कैसे, अब आप कहेंगे कैसे, अब ये एक अशांत संख्या है तो रिपीट परिमेय संख्या कैसे। अब देखिए ना, अगर ये इसी को हम ले लेते हैं कि 0.428571, ठीक है, ऊपर है रेकरिंग, यानी कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीट जब कोई संख्या करती है, एक ही संख्या बार बार रिपीट करो तो उन सभी संख्याओं को पकड़ कर ऊपर रेकरिंग देते हैं, यानी कि बार देते हैं, इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है, बार बोलते हैं, ठीक है। अब बार को हम कैसे तोड़ते हैं, बार को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 2 8 5 7 1, अब गिन लेंगे 2 4 6 को संख्या है तो 6 को हम नीचे क्या करेंगे 9 दे देंगे, 6 को हम 9 दे देंगे, 3 3 6 9 को हम 6 बार लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बार टूट जाएगा। अब देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है,
P बाई Q के रूप में हो और Q इक्वल नॉट जीरो हो, Q जीरो के बराबर नहीं हो, अगर वही संख्या ऐसे कंडीशन में कोई संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक परिमेय संख्या है। अगर देखिए ना एग्जाम्पल 0.3 अगर 3 पर रेखनी दे रखा हो तो इसको हम लोग क्या, ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि 3 बटा हम इसको 9 लिख सकते हैं। 3 के ऊपर एक के ऊपर एक संख्या के ऊपर अगर बार है तो हम 1 9 देंगे। अगर वहीं 0.12 अगर एक के ऊपर रेकनिंग हो, दो संख्याओं के ऊपर रेकनिंग हो तो 12 देकर हम 2 9 लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है जितने संख्याओं के ऊपर बार हो उतने बटा में हम क्या देते हैं, उतनी हम 9 की संख्याएं हम दे देते हैं, तो हमारा बार टूट जाता है। ठीक है, उस संख्या हमारा क्या होता है, एक हमारा परिमेय संख्या होता है, हो जाता है। और एक आसान चीज हम आपको बता दें कि अगर जिस भी संख्या के बटा में अगर 3 7 11 अगर ये तीनों संख्याएं दे रखा हो, 3 7 11 अगर हर में दे रखा हो यानी कि बट्टा में दे रखा हो, नीचे दे रखा हो, तो सारी संख्या हमारा क्या होती है, अशांत संख्या होती है। और अशांत संख्या के साथ साथ हमारा आवर्ती संख्या होती है। ठीक है, यानी कि रिपीटिंग नंबर होती है। अगर कहीं भी अगर कोई संख्या दे रखा हो, मान लीजिए 5 बटा अगर 7, ठीक है, आसानी से हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारा आवर्ती संख्या है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बार जाके संख्या रिपीट करेगा। अगर 11 दे रखा हो, अगर 3 दे रखा हो, ठीक है, 3 7 11 ये तीनों संख्या अगर बट्टा में दे रखा तो हमारा रिपीटिंग नंबर होगा, यानी कि आवर्ती संख्या होगा, एक अशांत संख्या होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम अगला देखते हैं कि ये अनावर्ती संख्या किसे कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है, यानी कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन उसका दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या नहीं हो, एक संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी उसे वो मालूम नहीं हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अनावर्ती संख्या कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि √2, ठीक है, √3 पाई, ठीक है। अब √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.423 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ये कोई इसकी संख्या के बाद पता नहीं है कौन सी संख्या होगी। जैसे कि इसका देख लें 1.342 डॉट डॉट करके, ठीक है, 22/7 क्या होता है, 3.1723 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये संख्या होती है, ये एक निश्चित संख्या नहीं होती है, इसकी बाद कौन सी संख्या आएगी उसका कोई पता नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि 0.12358 6 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारी संख्या के बाद संख्या कौन सी संख्या है इसकी कोई पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये सारी संख्या क्या है, हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि आवर्ती संख्या है। और सभी आवर्ती संख्या हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है, वो इसलिए क्योंकि ये एक संख्या निश्चित नहीं आ रही है, यानी कि उसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते हैं, यानी कि वो एक P बटा Q के रूप में नहीं हो सकता है। तो सारी संख्या हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ साथ अनावर्ती संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सारी अनावर्ती संख्या है हमारा अपरिमेय। समझ में आया होगा, ये चीजें समझ में आया होगा कि हमारे रियल नंबर क्या होता है, हमारा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारा होल नंबर क्या होता है, हमारा इंटीजरल नंबर क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन नंबर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से बिल्कुल कवर किया है और समझा है, सीखा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी आपके दोस्त या रिलेटिव को अगर मैथ पढ़ना हो, तो अगर मैथ के बेसिक कंसेप्ट को अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को, इस लिंक को, इस चैनल के लिंक को उनके पास शेयर कर दें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारी सभी मैथ के, हमने अभी मैथ के सेशन शुरू किया है तो मैथ के बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। आगे हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।